देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। आप सब स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, ऐसे ही अपेक्षा आप सबसे करता हूं। आप सबको आज अपनी तैयारी इतने सुंदर ढंग से करनी है ताकि 15 फरवरी को जब आप परीक्षा भवन में बैठेंगे तो आपसे वो तमाम प्रश्न बनने के लिए कहीं न कहीं संभव हो जाएंगे आपके लिए, और आप उन तमाम प्रश्नों का उत्तर सटीकतः दे पाए। इसके लिए आप लोग अभी भी जो समय आपके पास शेष है उसे विशेष समझिए। इस विशेष समय को भी यदि आप कहीं न कहीं गवा देते हैं अथवा उसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो इससे एकमेव नुकसान आपको ही होगा और आपके माता पिता को, आपके रिश्तेदारों को, आपके सगे संबंधियों को नहीं होगा। वहीं यदि अपने समय के हर एक मिनट का सदुपयोग करेंगे तो इससे एकमेव लाभ केवल और केवल आपको ही होना है। तो आप अपने लाभ के लिए आज का सदुपयोग कीजिए। आप अपने माता पिता की आंखों में पल रहे सपनों को पूरा करने के लिए पढ़िए। आप अपने समाज को एक बेहतर कल देने के लिए आज पढ़िए। पढ़ करके, शिक्षा अर्जित करके ही आप अपनी स्थिति, अपने परिवार की स्थिति और अपने समाज की स्थिति में बदलाव ला सकते हैं। तो आप सब भविष्य में शानदार सफलता अर्जित कीजिए। आपकी उपलब्धि हर युगों में गिनी जाए, कहीं न कहीं गुणगान की जाए, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ आज पुनः जीव विज्ञान का एक और अध्याय लेकर के आपके बीच में मौजूद हूं। एक ऐसा अध्याय जो कि जीव विज्ञान का अंतिम अध्याय है। आज हम लोग जीव विज्ञान के पूरे सेशन को भी समाप्त कर चुके हैं और ये आप सबके अनमोल स्नेह के कारण कहीं न कहीं संपन्न हुआ है। आप में से वीडियो देखने वालों की संख्या 100 में नहीं होती है, मगर जितने में भी होती है उन तमाम आपके बच्चों के प्रेम के कारण ही, आपके स्नेह के कारण ही आज जीव विज्ञान के सेशन को भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। हम लोगों ने प्रथमतः सब्जेक्टिव के सेशन के रूप में हिंदी को कंप्लीट किया, देन हम लोगों ने संस्कृत के सेशन को कंप्लीट किया। उसके पश्चात हमने सोशल साइंस के तमाम प्रश्नों के, सोशल साइंस के जितने भी भाग थे, चाहे वह इतिहास थे, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति शास्त्र अथवा भूगोल, तो इन तमाम विषयों को हमने कवर किया। देन हमने साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आज बायोलॉजी का अंतिम अध्याय है, तो उन तमाम विषयों पर वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं और वे तमाम वीडियो नॉन स्टॉप कहीं न कहीं जारी हो सके, प्रसारित हो सके। तो यह आप सबके प्रेम के कारण, आप सबके स्नेह के कारण और आप सबके अपनत्व के कारण था। इससे मेरा कोई निजी लाभ कुछ भी नहीं था, मगर निजी लाभ मेरे पास एकमात्र आप सबसे लोभ यही है कि आप सब यदि अपने परीक्षा भवन में बैठेंगे और मैंने जो भी प्रश्न बताया है उसमें से एक भी प्रश्न यदि मेरा बताया हुआ यदि आ जाता है तो मेरे लिए गर्व का एहसास होगा। आपको यदि भविष्य में कोई बेहतर मुकाम मिलता है तो यही लोभ मेरा है कि यदि आपको मुकाम मिलेगा तो मैं समझूंगा वह मुकाम मुझे मिला। तो यही लोभ आप सबसे है। आप सब मेरे इस लोभ की पूर्ति करें, आप सब बेहतर मुकाम हासिल करें, आप सब परीक्षा भवन में बेहतर ढंग से लिखें, मेरी यही दिली ख्वाहिश है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। तो इस पाठ से प्रथम प्रश्न है, पाठ का नाम मैं आपको बता दूं, इस पाठ का नाम है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। तो प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं अब मैं उन प्रश्नों को आपके बीच में रख रहा हूं। प्रथम प्रश्न है कि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे वायु, मृदा, जल अथवा अन्य प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुएं अथवा मानवीय क्रियाकलापों में अवांछनीय पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो प्रदूषण के ये प्रकार हैं और इन प्रकारों की उत्पत्ति कब होती है? जब पर्यावरण में किसी भी प्रकार का अवांछनीय पदार्थ सम्मिलित हो जाता है ना। तो वातावरण में किसी न किसी प्रकार के अवांछनीय पदार्थों का सम्मिलित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमें वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो लिखेंगे हमें वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब हम वन अथवा वन्य जीवों का संरक्षण करते हैं तो इससे वातावरण में संतुलन व्याप्त रहता है। जब हम वनों को सुरक्षित रखते हैं तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहती है। जब हम वनों को सुरक्षित रखते हैं तो ससमय बारिश होती है, तापमान भी नियंत्रित रहता है। साथ ही साथ वन्य जीवों की भी सुरक्षा बेहद ही आवश्यकारी है क्योंकि वन एवं वन्य जीवों को यदि हम सुरक्षित रखते हैं तो वन्य जीव भी पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन को व्याप्त रखने में बेहद ही लाभकारी होते हैं।
तो हम इस दृष्टिकोण से देखें तो चाहे वो वन हो अथवा वन्य जीव हो, दोनों का संरक्षण, दोनों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है। जितना ख्याल हम अपने शरीर का रखते हैं उतना ही हमें वन एवं वन्य जीवों का रखना चाहिए, क्योंकि इनसे ही पर्यावरण में संतुलन व्याप्त रहता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वनों की कटाई का वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिखेंगे वनों की कटाई का वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल प्रभाव इसलिए क्योंकि वन्य जीवों का आश्रय स्थल जो होता है वो वन ही होता है, वन में ही वो अपना गुजर बसर करते हैं, और जब वनों की कटाई कर दी जाती है तो उनसे उनका आश्रय स्थल ही छिन जाता है। इस कारण से कई ऐसे वन में रहने वाले जीव हैं जो कि विलुप्त भी हो चुके हैं और कई विलुप्त होने की कगार पर है। तो यही प्रभाव वन एवं वन्य जीवों वनों की कटाई के कारण यह प्रभाव आज पड़ रहे हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जल संरक्षण के क्या उपाय है। तो लिखेंगे जल संरक्षण के निम्नलिखित उपाय है। प्रथम उपाय हम लोग लिख सकते हैं कि हमें जितनी आवश्यकता हो उतना ही जल का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी आवश्यकता के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि जब हम लोग नल के नोजल को खोलते हैं और तो खोल करके भूल न जाए कि हमने कभी नोजल को खोला भी था, तो जब प्रयोग करना बंद हो जाए तो हमें नल के नोजल को लॉक कर देना चाहिए, है ना। इस प्रकार हम लोग जल को सुरक्षित रख सकते हैं। हम लोगों को जल का संरक्षण इस प्रकार भी करना चाहिए कि जो भी वर्षा का जल होता है हम उसे बेस्ट प्रोडक्ट न समझे, बल्कि वह बेस्ट प्रोडक्ट है। वर्षा का जल हमारे लिए वरदान है, वर्षा का जल हमारे लिए ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया अनमोल प्रसाद की भांति है। तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग वर्षा के जल को अनमोल प्रसाद समझ करके उसका संरक्षण करें। तो इस प्रकार हम लोग जल को सुरक्षित रख सकते हैं और हम अपने भविष्य को भी बेहतर बना सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ की गई। तो लिखेंगे गंगा सफाई योजना का प्रारंभ हुआ था 1986 ईस्वी में राजीव गांधी के द्वारा। यह एक ऐसी योजना थी जिसमें गंगा की सफाई के विषय में कहीं न कहीं जागरूकता लाई गई। गंगा सफाई योजना इसलिए लाया गया क्योंकि गंगा नदी के इर्द गिर्द बसे जितने भी फैक्ट्रियां थी, है ना, जो भी शहर थे उनमें जो फैक्ट्रियां थी उनसे जो प्रदूषण जो होते हैं, तो उनके इससे प्रदूषण से निजात प्राप्ति हेतु गंगा सफाई योजना 1986 ईस्वी में आरंभ की गई थी, जो कि आज भी क्रियान्वित है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो लिखेंगे प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन ही प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन के रूप में भूमि है, मृदा है, जल है, कोयला है, पेट्रोलियम है। तो ये सब प्राकृतिक संसाधन है जो कि प्रकृति द्वारा निर्मित है। मानव की इसमें कोई अहम भूमिका नहीं होती है, यह प्रकृति द्वारा स्वतः ही निर्मित है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पर्यावरण को बचाने के लिए 3 R का उपयोग क्या है, अथवा पर्यावरण को बचाने के लिए कौन से 3 R है। तो लिखेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 R उपयोगी हैं। प्रथम R रिड्यूस अर्थात कम उपयोग, है ना। दूसरा है रिसाइकल जिसका अर्थ होता है पुनः चक्रण, और तीसरा जो दूसरा अर्थ रियूज, और तीसरा होगा रीयूज जिसका अर्थ होता है पुनः उपयोग। रीयूज मतलब पुनः उपयोग। तो प्रथमतः रिड्यूस अर्थात कम उपयोग, दूसरा रिसाइकल अर्थात पुनः चक्रण, और तीसरा रीयूज अर्थात पुनः यूज, है ना, पुनः उपयोग। तो ये 3 R है। इस 3 R को अपना करके हम पर्यावरण में संतुलन को व्याप्त रख सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन जैसे संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता क्यों है। तो लिखेंगे जीवाश्म ईंधन जैसे संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग इसलिए आवश्यक है क्योंकि जीवाश्म ईंधन एक ऐसा संसाधन जिसका भंडार सीमित है, जिसका भंडार असीमित नहीं है। तो इसके भंडार सीमित है और इसके उपभोक्ता की संख्या सर्वाधिक है। तो उपभोक्ता की संख्या सर्वाधिक और यह संसाधन सीमित होने के कारण हमें इस संसाधन का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन से परिवर्तन ला सकते हैं। तो लिखेंगे पर्यावरण मित्र बनने के लिए अर्थात पर्यावरण का फ्रेंड बनने के लिए। तो पर्यावरण का जिसका भी हम फ्रेंड बने, चाहे हमारा कोई फ्रेंड हो अथवा पर्यावरण को हम फ्रेंड बनाए, तो हम लोग जिसको मित्र बनाते हैं तो हम उसके हित का भरसक ख्याल रखते हैं। आज के जो मित्र, चाहे हमारे मित्र हो, चाहे हम पर्यावरण को मित्र के रूप में तो मानते हैं, पर्यावरण कृष्ण की तरह हमारे जीवन में खुशियों का संचार तो करते हैं, मगर हम
पर्यावरण के लिए सुदामा जैसी समर्पण की भावना नहीं रखते हैं। तो पर्यावरण का मित्र बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें निम्नलिखित आदतों को अपनाना चाहिए। प्रथमतः वैसे वाहन का प्रयोग हमें करना चाहिए जो कि प्रदूषण न फैलाते हो, है ना। हमें वैसे वाहनों का ही प्रयोग करना चाहिए जो कि प्रदूषण न फैलाते हो। दूसरा उपयोग हम लोग लिख सकते हैं कि पर्यावरण का मित्र बनने के लिए हमें पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। पर्यावरण मित्र बनने के लिए हमें संसाधनों का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना कि हमारे लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार हम लोग संसाधनों का जब विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करेंगे तो हम पर्यावरण के मित्र के रूप में भी उभर सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाघ संरक्षण योजना कब लागू की गई? तो लिखेंगे अथवा बाघ संरक्षण योजना क्या है और यह कब लागू की गई? तो लिखेंगे बाघ के संरक्षण की योजना ही क्या कहते हैं, बाघों के संरक्षण की योजना ही बाघ संरक्षण योजना कहलाती है। और बाघ संरक्षण योजना इसलिए लाई गई क्योंकि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही थी। तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई किए जाने के कारण बाघ का आश्रय स्थल ही छिन रहा था। इस कारण से बाघ संरक्षण योजना लाई गई जो कि 1995 ईस्वी में लागू की गई थी। तो इस प्रकार इस पाठ से भी जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके थे अथवा पूछे जाने की संभावना थी, तो उन तमाम प्रश्नों को आज अंतिम दिन भी आपके बीच में रखा गया। प्रयास रहेगा कि परीक्षा तक और भी आप सबके लिए कुछ न कुछ विशेष लाया जाए। बहरहाल 4 विषयों की जितने भी तैयारियां थी जो मुझे लगी, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन थे, और मैंने उन तमाम विषयों की को आपके बीच में प्रस्तुत करने के लिए, उन तमाम क्वेश्चनों को आपके बीच में प्रस्तुत करने के लिए मैंने भरसक अध्ययन भी किया। मैंने चाहे वो वीडियो 8 मिनट की वीडियो बनी, चाहे 9 मिनट की वीडियो बनी हो अथवा 15 मिनट की वीडियो बनी हो, जिस भी विषय के लिए जितने मिनट की वीडियो बनी उस वीडियो के चौगुना टाइम मैंने अध्ययन में दिया ताकि मैं स्वयं पहले संतुष्ट हो जाऊं उस प्रश्न के उत्तर से, देन आपके बीच में उस उत्तर को प्रेजेंट करूं ताकि आप उस उत्तर को आजीवन भूले नहीं। तो इस प्रकार आज चौथे जो हमारा जो सेशन का अध्याय था जीव विज्ञान का, जो कि चौथा कहीं ना कहीं इकाई थी, उस इकाई को भी आज हम लोगों ने पूर्णतः पूर्ण कर लिया। तो आप सबकी मंगल स्नेह के कारण यह संपन्न हुआ। आप सब 15 फरवरी के दिन परीक्षा हॉल में बैठे तो आपको अपने ऊपर गर्व हो, यही प्रार्थना मां सरस्वती भगवती से करता हूं। धन्यवाद।